हे एवरीवन, आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम एक ऐसी अल्टीमेट मशीन की बात करने वाले हैं जो लिटरली 24/7 काम करती है। हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी और इस अर्थ पर मौजूद हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब के सब एक हाईली एडवांस फैक्ट्री की तरह है। एक ऐसी फैक्ट्री जिसे कॉन्स्टेंटली चलते रहने के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बिना रुके बिना थके। सोचिए, जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना, तब भी ये मशीन अंदर ही अंदर अपना काम कर रही होती है। तो इस फैक्ट्री में एक्चुअली होता क्या है, हम इस बायोलॉजिकल मशीन के 5 कोर डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हमारा सफर स्टार्ट होगा दिस स्पार्क ऑफ लाइफ से। फिर हम जाएंगे डिपार्टमेंट नंबर 2 फ्यूल इनटेक यानी न्यूट्रिशन की तरफ। फिर देखेंगे अनलॉकिंग एनर्जी, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा सुपर इंट्रिकेट डिलीवरी नेटवर्क यानी ट्रांसपोर्टेशन। और फाइनली बचे हुए वेस्ट के लिए टेकिंग आउट द ट्रैश यानी एक्सक्रीशन। लेट्स गेट इनटू इट। ऑलराइट, सो डिपार्टमेंट नंबर 1, डिफाइनिंग द स्पार्क ऑफ लाइफ। यहाँ पर पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल आता है जिसे साइंटिस्ट सदियों से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच डिफरेंस कैसे पता करते हैं? सोचिए ज़रा, अगर आप किसी कुत्ते को सड़क पर भागते हुए देखते हैं या किसी को जोर से चिल्लाते हुए सुनते हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ, ये जिंदा है, राइट? क्योंकि हमें विजुअली कुछ मूव होता हुआ दिख रहा है। पर अगर वो कुत्ता सो रहा हो तो तब हमें कैसे पता चलेगा? हम उन्हें सांस लेते हुए देखते हैं। लेकिन उन प्लांट्स का क्या, जो हमारी आंखों के सामने विजुअली ग्रो होते हुए नहीं दिखते? क्या सिर्फ बाहर से दिखने वाली मूवमेंट ही लाइफ का इकलौता प्रूफ है? कैच यहाँ पर है गाइज, लाइफ की ट्रू डेफिनेशन ना सिर्फ इन विजिबल मूवमेंट्स पर रिलाई नहीं करती। असली गेम तो उन मूवमेंट्स का है जो हमारी आंखों को दिखते ही नहीं है, यानी इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। देखिए, हमारी बॉडी बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स जैसे सेल्स और टिश्यूज से बनी है, और एनवायरनमेंट के असर की वजह से ये स्ट्रक्चर्स धीरे धीरे ब्रेकडाउन होते रहते हैं। अगर ये ऑर्डर टूट गया तो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं बचेगा। इसीलिए नेचर ने इन स्ट्रक्चर्स को कॉन्स्टेंटली रिपेयर करने का एक इनविजिबल मोलेक्युलर मैकेनिज्म बनाया है। फन फैक्ट बताऊं, वायरसेस में तब तक कोई मोलेक्युलर मूवमेंट नहीं होता जब तक वो किसी लिविंग सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। इसीलिए तो साइंस में उनके अलाइव होने पर हमेशा एक कंट्रोवर्सी चलती रहती है। और यही पर एंट्री होती है लाइफ प्रोसेसेस की। ये वो एसेंशियल बेसिक मेंटेनेंस जॉब्स हैं जो लगातार चलने ही चाहिए, तब भी जब आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल शांति से सो रहे हैं। ये प्रोसेसेस इंटरनल डैमेज और ब्रेकडाउन को रोकने का काम करते हैं। और ऑब्वियसली इस लगातार मेहनत के लिए इस मशीन को किसी न किसी फॉर्म में आउटसाइड एनवायरनमेंट से एनर्जी तो चाहिए ही होती है। ओके, मूविंग स्मूथली टू डिपार्टमेंट नंबर 2, न्यूट्रिशन यानी फ्यूलिंग द मशीन। इस कंटिन्यूस मेंटेनेंस को चलाने के लिए बॉडी की मशीन को बाहर से कार्बन बेस्ड फ्यूल तो देना पड़ेगा, राइट? पर नेचर में हर कोई एक ही तरीके से अपना फ्यूल इनटेक नहीं करता। यहाँ 2 अलग स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। एक तरफ है ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ये बेसिकली अपनी खुद की सेल्फ रिलायंट सोलर फैक्ट्रीज हैं। ये सनलाइट का यूज करके सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हम, हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स। हम टोटली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पर डिपेंड करते हैं। हम इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को कंज्यूम करते हैं और फिर उन्हें सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स नाम के बायोकैटलिस्ट्स का यूज करते हैं। बॉटम लाइन ये है कि हम हेट्रोट्रॉफ्स अपने सर्वाइवल के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूरी तरह इन ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करते हैं। और जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीनरी प्रॉपर्ली एक्शन में आती है, जबकि एक सिंपल सिंगल सेल्ड अमीबा अपनी पूरी बॉडी सरफेस से एनवायरनमेंट से डायरेक्टली खाना और ऑक्सीजन ले सकता है। हम ह्यूमंस की मल्टी सेल्यूलर बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हमें हर छोटी चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज चाहिए। हमारा खाना एक लंबा रास्ता तय करता है, जहां हमारी फैक्ट्री एंजाइम्स का लगातार यूज करके उस रॉ कार्बन मटेरियल को एक यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करती है। ये एनर्जी हमारी डेली ग्रोथ और रिपेयर के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। लेकिन एक सेकंड, इस फ्यूल इनटेक पाइप के बिल्कुल स्टार्ट में ही ना एक बहुत बड़ा खतरा छुपा होता है, जिसे हम डेंटल केरीज या टूथ डीके कहते हैं। होता क्या है कि जब बैक्टीरिया हमारे खाए हुए शुगर्स पर रिएक्ट करते हैं तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये एसिड हमारे दांतों के सुपर हार्ड इनामल को सॉफ्टन और डीमिनरलाइज कर देता है। धीरे धीरे बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स मिलकर डेंटल प्लॉक बना लेते हैं, और ये प्लैक इतना थिक होता है कि हमारा अपना सलाइवा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए दांत के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाता। इसीलिए एसिड बनने से पहले उस प्लैक को मैन्युअली निकालने के लिए ब्रशिंग बहुत बहुत जरूरी है, वरना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे बढ़कर टूथ पल्प को इन्फेक्ट कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ पेन। ऑलराइट,
लेट्स स्टेप इनटू डिपार्टमेंट नंबर 3, रेस्पिरेशन। फ्यूल तो बॉडी के अंदर आ गया, बट वेट, सिर्फ खाना खा लेने से एनर्जी थोड़ी मिलती है। हमारी ये मशीन इंजेस्ट किए हुए फ्यूल से एक्चुअली यूजेबल एनर्जी कैसे निकालेगी? इसका राज छुपा है एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। सेल्यूलर लेवल पर ना फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मोस्टली ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस का यूज होता है। अगर इस ब्रेकडाउन में जैसे पायरुवेट के टूटने में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। वहीं दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है, बट रिमेंबर एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ये काफी कम एनर्जी देता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ही वो चाबी है जिससे हमारी मशीन को मैक्सिमम पावर मिलती है। अब क्योंकि ऑक्सीजन अक्वायर करने का ये सिस्टम इतना डेलिकेट है, इसकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए स्मोकिंग हमारी बॉडी के लिए लिटरली एक डिजास्टर साबित होती है। देखिए, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं। ये सिलिया बेसिकली एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करते हैं जो जर्म्स और डस्ट को लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं। और स्मोकिंग वो डायरेक्टली इन नेचुरल डिफेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसका नतीजा डस्ट, स्मोक और सारे हार्मफुल केमिकल्स सीधा आपके लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिससे सिवियर इन्फेक्शन, लगातार कॉफ और दुनिया भर में डेथ्स का एक मेजर कॉज लंग कैंसर होता है। अगर आप नेचर की इंजीनियरिंग का असली मैजिक देखना चाहते हैं ना, तो बस इस नंबर पर गौर कीजिए। हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं, जहां एक्चुअली ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। अगर एक इंसान की इन सारी एल्वियोली को खोलकर एक फ्लैट सरफेस पर बिछा देना तो वो लगभग 80 स्क्वायर मीटर्स का मैसिव एरिया कवर करेंगी। एक बैडमिंटन कोर्ट से भी बड़ा एरिया सिर्फ गैस एक्सचेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारी चेस्ट कैविटी में परफेक्टली फोल्ड करके फिट किया गया है। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग डिजाइन। मूविंग ऑन टू डिपार्टमेंट नंबर 4, ट्रांसपोर्टेशन, द डिलीवरी नेटवर्क। अब फ्यूल प्रोसेस हो गया, ऑक्सीजन भी लंग्स तक पहुंच गई, पर इस सबको बॉडी के एक एक माइक्रोस्कोपिक सेल तक लेकर कौन जाएगा? यहाँ आती है हमारी बायोलॉजिकल हाईवे। ह्यूमंस में ना सेल्स डीपली पैक्ड हैं और बॉडी का वॉल्यूम इतना बड़ा है कि सिंपल डिफ्यूजन यहाँ कंप्लीटली फेल हो जाएगा। तो हमारा ये स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम 4 मेन कंपोनेंट्स पर चलता है। पहला है प्लाज्मा, वो फ्लूइड मीडियम जो फूड, CO2 और वेस्ट को डिसॉल्व्ड फॉर्म में कैरी करता है। दूसरा रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी RBCs, जो ब्लड में स्पेशलाइज्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर्स हैं। तीसरा द हार्ट, हमारा अल्टीमेट नॉन स्टॉप पंपिंग ऑर्गन। और चौथा ब्लड वेसल्स, जो इस डिलीवरी नेटवर्क की इन्फिनिट इंट्रिकेट पाइप्स हैं। क्योंकि लिटरली गेस व्हाट, अगर हमारी बॉडी में ये डेडिकेटेड एक्टिव हाईवे नेटवर्क और हीमोग्लोबिन नाम का वो अमेजिंग ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल ना हो तो पता है क्या होगा? लंग्स से ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल नेचुरली डिफ्यूज होते हुए आपके पैरों के अंगूठे यानी टोस तक पहुंचने में पूरे 3 साल लगा देगा। 3 होल ईयर्स। इसीलिए हमें इस अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी सिस्टम की इतनी जरूरत होती है। तो ये हाईवे फाइनली चलता कैसे है? इस ब्रिलियंट डिजाइन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक साइकिल में ब्लड 2 बार हमारे हार्ट से गुजरता है। पहले बॉडी से वेस्ट लाता हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। वहां से हार्ट उसे लंग्स में भेजता है ताकि वहां सारा कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉप हो और फ्रेश ऑक्सीजन पिकअप हो। उसके बाद वो फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आता है, जहां से उसे दोबारा पूरी बॉडी में पावरफुली पंप किया जाता है। ये सेपरेशन बर्ड्स और मैमल्स के लिए एब्सोल्यूट मस्ट है, क्योंकि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लगातार हाई एनर्जी चाहिए होती है। ब्लड का मिक्स होना इस एफिशिएंसी को कंप्लीटली खत्म कर देगा। लेकिन किसी भी पाइप नेटवर्क की तरह इन ब्लड वेसल्स का प्रेशर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। इस प्रेशर को हम स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। जब आपकी छोटी ब्लड वेसल्स यानी आर्टेरियोल्स किसी वजह से नैरो या कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो वहां ब्लड फ्लो में अचानक से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसे ही हम हाई BP या हाइपोटेंशन कहते हैं। अगर ये लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो पाइप्स और हार्ट पर इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि फोर्स की वजह से इंटरनल पाइप्स यानी आर्टरीज रप्चर हो सकती हैं, जिससे एक फेटल इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। एंड फाइनली वी अराइव एट डिपार्टमेंट नंबर 5, एक्सक्रीशन, टेकिंग आउट द ट्रैश। जब बॉडी की फैक्ट्री में इतने सारे रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट तो बने गई, राइट? एक्सक्रीशन स्पेसिफिकली इन हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट्स को बॉडी से कंप्लीटली बाहर निकालने का एक नॉन नेगोशिएबल प्रोसेस है।
ध्यान रखिए, ये सिर्फ लंग से CO2 बाहर निकालने जैसा नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उन खतरनाक केमिकल टॉक्सिन्स की, जिन्हें अगर हमारी बॉडी में जमा होने दिया गया तो वो डायरेक्टली हमारे अपने सेल्स के लिए लीथल साबित होंगे। ये फैक्ट्री को साफ रखने का एक एब्सोल्यूट क्रिटिकल स्टेप है। अब ऑर्गेनिज्म चाहे जो भी हो, हर किसी को अपना सेल्यूलर कचरा निकालने के लिए एक स्ट्रैटेजी चाहिए। एक सिंपल सिंगल सेल्ड अमीबा अपने टॉक्सिक वेस्ट्स को सिंपली सराउंडिंग वाटर में डिफ्यूज कर देता है, पर हमारी बॉडी में एक हाईली स्पेशलाइज्ड टीम काम करती है। हमारी किडनीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स का पूरा एक जाल बिछा होता है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ये नेफ्रॉन्स 24/7 हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, हार्मफुल सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अलग करते हैं और यूरिन के थ्रू उन्हें हमारी बायोलॉजिकल मशीन से कंप्लीटली बाहर निकाल फेंकते हैं। वैसे ये हाईली स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस सिर्फ हम एनिमल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पास भी अपना डेडिकेटेड वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जाइलम जो मिट्टी से पानी और मिनरल्स खींचकर ऊपर लीव्स तक लाता है, और फ्लोएम जो लीव्स में प्रिपेयर्ड फूड को प्लांट के बाकी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो प्लांट्स के अपने यूनिक ट्रिक्स हैं, जैसे अपनी डेड लीव्स को शेड कर देना या अपने वेस्ट्स को सेल्युलर वैक्यूल्स में और इवन रेजिन्स और गम्स बनाकर उन्हें पुराने जाइलम में डिपॉजिट कर देना। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बेसिकली अपना एक परफेक्ट सिस्टम फिगर आउट कर लिया है। सो हमने इस इनक्रेडिबल बायोलॉजिकल फैक्ट्री के सारे मेजर डिपार्टमेंट्स को क्लोजली देख लिया। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। एक दूसरे के बिना इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट अकेले फंक्शन नहीं कर सकता। ये एक परफेक्ट कंटिन्यूअस साइकिल है। पर जाने से पहले एक मोमेंट के लिए जरा सोचिए, अगर इस टाइटली इंटरकनेक्टेड सिस्टम का कोई एक छोटा सा डिपार्टमेंट भी सडनली अपना काम करना बंद कर दे, तो इस अल्टीमेट बायोलॉजिकल मशीन को पूरी तरह ब्रेक डाउन होने में कितना वक्त लगेगा। ये मशीन जितनी ब्रिलियंट और कॉम्प्लेक्स है, अपनी इंटरकनेक्टिविटी की वजह से उतनी ही फ्रेजाइल भी। इन स्पेसिफिक ऑर्गन्स और उनके डीप सेल्यूलर मैकेनिज्म्स के बारे में और जानने के लिए अपने टेक्स्ट बुक्स में इस सब्जेक्ट को और डिटेल में जरूर एक्सप्लोर करें। तब तक कीप ऑब्जर्विंग द अमेजिंग वर्ल्ड इनसाइड यू एंड कीप लर्निंग।